दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन अलवर कंप्लीट कर लेते और जो शनिवार को और सोमवार को दो क्लास नहीं आ पाई है, ठीक है, कुछ ऐसा ही रीजन हो गया था। आज अपन बात करते हैं जैसलमेर और करौली रियासतों की। पिछली क्लास में अलवर कंप्लीट कर लेते अपन। देखिए, जो जैसलमेर और करौली को हो सका तो अपन एक साथ करेंगे, क्योंकि जो जैसलमेर और करौली में एक ही वंश का शासन रहा था। हालांकि वंश की जो शाखाएं अलग अलग थी, तो कोशिश करेंगे आज ही या एक क्लास में ही कंप्लीट हो जाए। अगर हो सका और अपने को लगा कि भाई एक साथ नहीं हो सकते, तो फिर करौली की एक अलग से क्लास रख लेंगे अपन, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं जैसलमेर के इतिहास की और साथ में करौली का भी पढ़ेंगे। पहले जैसलमेर पढ़ लेते हैं। देखिए, राजस्थान में ऐसी दो रियासतें थी जहां पर यादव वंश का शासन रहा था या यादव वंश का राज रहा था। एक तो जैसलमेर और एक करौली। देखिए, ये दोनों जो रियासतें थी, यहां पर यादव वंश का एक शासन रहा था। जैसलमेर में भाटी थे और जो करौली के यादव थे, इनकी शाखा कहलाई जादौन। क्वेश्चन बनेगा कि करौली में यादव वंश की कौन सी शाखा का शासन रहा था, तो जादौन शाखा का शासन रहा था। जैसलमेर में किस शाखा का शासन रहा है, भाटी। ये इनका जो वंश था यादव वंश था। अब बात करते हैं कि जो किस प्रकार से इनकी स्थापना होती है, किस प्रकार से इन रियासतों में अपना शासन स्थापित करते हैं, राज स्थापित करते हैं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र थे प्रद्युम्न, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न से ये जो यादव वंश चलता है, यदुवंशी जो शाखाएं चलती हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से यादव वंश चला था, या यदुवंशी जो ये शाखाएं ये चलती है, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा या समझाने के लिए जो बात है, भगवान श्री कृष्ण का एक पुत्र था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न से जो यदुवंशी शाखा चलती है, भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज होने के कारण, ठीक है। तो जैसलमेर तो अपन जैसलमेर वाले भाषी तो अपने आप को कहलाते यानी कहते थे, ये मानते थे छत्राला यादवपति, ठीक है। जैसलमेर वाले भाटियों को कहा जाता था छत्राला यादवपति, यादवों का पति या यादवों का राजा, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने के कारण जैसलमेर वाले भाटियों को छत्राला यादवपति भी कहते थे। अब बात आती है करौली का, अपन अलग से पढ़ेंगे भी जैसलमेर कंप्लीट होने के बाद में। तो अपन एक साथ दोनों की बात किए हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में बात किए हैं। करौली में जादौन, जैसलमेर में भाटी। देखिए, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, छत्राला यादवपति कहाँ के शासक कहलाते थे, जैसलमेर वाले भाटी छत्राला यादवपति कहलाते थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से यदुवंशी शाखा चलती है। अब बात आती है इनके शासकों की। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र प्रद्युम्न थे, इनके वंशज गजनी पर राज करते हैं या गजनी की स्थापना करते हैं, गजबाहु, ठीक है। प्रद्युम्न के जो वंशज थे गजबाहु, ये गजनी की स्थापना करते हैं। अब देखिए, जो ये यहाँ पर गजनी पर राज कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी जो भाई आक्रमण होते हैं, विदेशी आक्रमण होते हैं, और इन आक्रमणों से बचकर इन गजबहू का कोई वंशज था, वो भागता हुआ इधर आता है। इन आक्रमणों से बचकर गजबहू का वंशज जो भट्टी था, ठीक है, ये भट्टी जो था गजबहू का वंशज था, ये आक्रमणों से बचकर इधर अपने राजस्थान की तरफ आता है, ठीक है। तो भट्टी शुरुआत में जहां पर आता है और जिस नगर की स्थापना करता है, तो उस जो वो नगर था बठनेर। एक खुद का नाम जो भट्टी था, तो इनके नाम के आधार पर ही इस नगर का नाम बठनेर निकालता है। भट्टी ने जो नगर बसाया है उसका नाम बठनेर रख लिया खुद ही, ठीक है। तो बठनेर की स्थापना करता है। बठनेर की स्थापना कब करता है? 285 ईस्वी में।
ठीक है। देखिए जो नेर है, ये नेर होता है, इसका अर्थ होता है नगर। नेर का जो एक छोटा नगर मान लो, या सीधा सा एक आपको शब्द का अर्थ देखा जाए तो नेर का अर्थ होगा नगर। तो भट्टी ने जो नगर बसाया उसको बटनेर कहा गया। 285 ईस्वी में इसकी स्थापना करता है भट्टी। भट्टी नगर की स्थापना कर लिया। अब एक राजधानी भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, तो बटनेर को राजधानी बनाता है। ठीक है। भट्टी 285 में बटनेर की स्थापना करता है 285 ईस्वी में, और बटनेर को राजधानी के रूप में स्थापित करता है, राजधानी बनाता है। देखिए जो वर्तमान में जो बटनेर वाला जो क्षेत्र जो बटनेर है, हनुमानगढ़ कहलाता है। आप जो ये वाक्य लिख लेना या फैक्ट लिख लेना, कोई ब्रैकेट में लिख लेना, बॉक्स में बंद करके लिख लेना, बटनेर को वर्तमान में हनुमानगढ़ के रूप में जाना जाता है। कहीं आप ये देखने लग जाओगे बटनेर है कहाँ पे, वर्तमान में क्या कहते हैं, किस रूप में है बटनेर, तो वर्तमान में बटनेर को कहते हैं हनुमानगढ़ या हनुमानगढ़ के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बटनेर के जो बटनेर था, जो बटनेर वाला एरिया था, जो राजस्थान वाला जो उत्तरी राजस्थान वाला जो एरिया है, ये हनुमानगढ़ या बटनेर कहे अपन, तो बटनेर उत्तर में पड़ता था राजस्थान के। अब जो उत्तर पश्चिमी जो आक्रमणकारी थे, उत्तर पश्चिमी जो आक्रमण हो रहे थे, उत्तर पश्चिम की तरफ से जो राजस्थान के ऊपर आक्रमण हो रहे थे, इन आक्रमणों को रोकने वाले कोई थे उस समय, तो भाटी थे। ठीक है। ये जो बटनेर वाले भाटी थे, ये इधर से जो आक्रमण हो रहे थे, इनको ये भाटी रोकते हैं। तो इन आक्रमणों को रोकने की वजह से बटनेर वाले जो भाटी थे, इनको उत्तरबड़ किवाड़ कहा गया है। उस जगह पर पूरा भी मिल जाएगा अपने को इस प्रकार से, उत्तरबड़ किवाड़ भाटी। ठीक है। इन आक्रमणों को रोकने की वजह से भाटियों को उत्तरबड़ किवाड़ भाटी कहा गया है। कि उत्तर ये भाई उत्तर दिशा, बड़ का मतलब होता है योद्धा या वीर। ठीक है। किवाड़ का मतलब होता है दरवाजा। भाई भाटी तो आप अपन भाटी पढ़ रही हैं, तो उत्तर यानी उत्तरी दरवाजे पर होने वाले आक्रमणों को या राजस्थान पे होने वाले आक्रमणों को कोई उत्तरी दरवाजे पर कोई रोक रहा है, तो वो कौन है, भाटी है। तो इस आधार पर इनको उत्तरबड़ किवाड़ भाटी कहा गया है। उत्तरी दिशा में जो योद्धा उन आक्रमणों को रोक रहे हैं, वो कौन है, भाटी है। तो ये ध्यान रखना, इनको उत्तरबड़ किवाड़ भाटी भी कहा जाता था, छतराला यादवपति भी कहा जाता है। ठीक है। उत्तरबड़ किवाड़ भाटी किनको कहा जाता था, किन राजाओं की उपाधि थी, कहाँ के शासकों की उपाधि थी, तो ठीक है, तो भाटियों की उपाधि थी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। देखिए जो अपन भट्टी की बात कर रहे हैं, तो भट्टी जो राजा था, यहां से या इसके बाद वाले जो शासक थे, अपने नाम या अपने आप को भाटी मानने लगे थे। ठीक है। भट्टी के बाद वाले जो शासक या भट्टी से जो, भट्टी तो खुद शासक था, भट्टी इसका नाम था, इसके बाद में जो ये शासक थे अपने जो भाटी कहलाने लगे थे। ठीक है भाई। यानी इससे भाटी से यानी भट्टी से पहले इन शासकों को भट्टी यानी भाटी नहीं कहा जाता था। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना होगा। अब बात आती है जो देखिए जो बटनेर का जो किला है, इसको तैमूर लंग ने भारत का सबसे सुरक्षित किला बताया था उस समय का। ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, कौन से शासक ने बटनेर किले को यानी तत्कालीन या उस समय भारत का सबसे मजबूत या सबसे सुरक्षित किला बताया था। तो तैमूर लंग। देखिए तैमूर लंग 1398 में भारत पर आक्रमण करता है। उस समय तुगलक डायनेस्टी का जो राज हुआ करता था, तुगलक वंश का यानी शासन हुआ करता था। नासिरुद्दीन उस समय तुगलक वंश का जो शासक था, अंतिम शासक था तुगलक वंश का। उस समय तैमूर लंग 1398 में भारत पर आक्रमण करता है। शायद उसको यहाँ पे लड़ने में या यहाँ पर जो आक्रमण करने में ज्यादा पसीना बहाना पड़ा होगा, इसलिए उसने यानी बटनेर किले को भारत का सबसे सुरक्षित किला बताया। भाई जब जोर आया होगा लड़ने में, तभी तो सुरक्षित बताया होगा।
देखिए, अपन तैमूर के बारे में और पढ़ते हैं तो अपने को पता चलता है कि यहाँ पे कोई दौलत नामक भिखारी था। दौलत नामक भिखारी ने उसको लंगड़ा कह दिया था, इसलिए तैमूर को तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है। तैमूर लंग के रूप में वो प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये खैर अदर बात थी, मेन हिस्ट्री की बात थी। अब बात आती है और आगे कि जो आगे जो शासक कौन बनते हैं, तो मंगल राव अब अगला शासक बनता है यहाँ पे। लेकिन जो तैमूर लंग वाली बात थी वो यहाँ पे थोड़ी सी ये ही ध्यान रखनी है, पर किस शासक ने, किस विदेशी शासक ने भटनेर किले को भारत का सबसे सुरक्षित किला बताया है? तैमूर लंग ने। तैमूर लंग ने किस किले को भारत का सबसे सुरक्षित किला बताया था? तो भटनेर किले को बताया था। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट शासक की, मंगल राव। लेकिन जो मंगल राव थे ये उस समय गजनी में थे। ठीक है, गजनी के राजा से हार कर आते हैं। गजनी का एक शासक था ढूंढी। ठीक है, गजनी का शासक था ढूंढी, इससे हार कर मंगल राव आते हैं। ठीक है, मंगल राव भटनेर में था। गजनी का शासक या गजनी का जो राजा था ढूंढी इधर आकर आक्रमण करता है, भटनेर पर आक्रमण करता है। मंगल राव ढूंढी से हारता है और मंगल राव इधर आ जाता है तन्नौट की तरफ। ठीक है, देखिए वापस बता रहा हूं कि ये जो इनका जो भटनेर पर अब शासन चल रहा है, मंगल राव यहाँ के जो शासक है, मंगल राव को गजनी का शासक ढूंढी हरा देता है। यहाँ पर आके मंगल राव भटनेर को छोड़कर आता है और भटनेर को छोड़कर आता है तन्नौट वाले क्षेत्र में आता है। तन्नौट में अपना यानी खुद को शासक घोषित करता है, तन्नौट पर अधिकार करता है, तन्नौट में रहता है और तन्नौट को राजधानी बनाता है। ठीक है, देखिए अब से पहले अपन भटनेर पढ़ रहे थे। इधर जो जैसलमेर साइड, रेगिस्तान साइड तो अब आ रहे हैं, मंगल राव के टाइम से आ रहे हैं। मंगल राव तन्नौट में आता है ढूंढी से हारकर, जो गजनी का शासक था, और तन्नौट को आकर अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, भाटियों की जो प्रथम राजधानी थी भटनेर थी, अब दूसरी राजधानी रहती है तन्नौट रहती है या तन्नौट बनती है। अब जो नेक्स्ट शासक की बात करते हैं, देवराज की बात करते हैं। ठीक है, देखिए शुरुआत में इसकी राजधानी थी देहरावल, पाकिस्तान। ठीक है, देहरावल जो पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में है देहरावल। देहरावल का किला भी पाकिस्तान में है, हालांकि वर्तमान में थोड़ा बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में होगा। पहले भाई जो ठीक ठाक किला था। ठीक है, तो देहरावल का किला पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में था देवराज पहले, यानी राजधानी ये देहरावल को रखता है या राजधानी देहरावल को बनाकर रखता है। अब बात आती है यहां से किस प्रकार से इधर आता है, या देखिए कालांत में जो भी देहरावल में था उधर से आता है, परमाणु को इधर हराता है लोदरवा में। ठीक है, लोदरवा के परमाणु को हराता है और लोदरवा में अपना शासन स्थापित करता है। कौन करता है? देवराज। ठीक है, लोदरवा को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, देवराज पहले देहरावल में शासन कर रहा था। देहरावल पाकिस्तान में है। यहां से ये लोदरवा की तरफ आता है। लोदरवा में परमार शासकों का राज था। लोदरवा के परमारों को यह हराता है और लोदरवा को अपनी राजधानी बनाता है। राजधानी 3 बन चुकी है अब तक, भटनेर, कन्नौज और लोदरवा। ये बात थी देवराज की। देवराज के टाइम की अपन बात कर रहे हैं लोदरवा की, तो लोदरवा की बात जब आती है तो लोदरवा के नाम से एक प्रेम कहानी भी प्रसिद्ध है, या राजस्थान की एक बड़ी प्रेम कहानी
या इंटरेस्टिंग जो प्रेम कहानी है मूमल महेंद्र की, तो वो भी बात कर लेनी चाहिए, उसकी भी बात कर लेनी चाहिए अगर लोधरवा की बात आ रही है। देखिए जो प्रेम कहानी है मूमल और महेंद्र की, इससे देवराज का कोई लेना देना नहीं है। ओनली अपन बात करने की कोशिश कर रहे हैं लोधरवा के नाम पर। देखिए जो मूमल और महेंद्र की जो प्रेम कहानी है, इसमें जो मूमल थी लोधरवा की राजकुमारी थी, जो महेंद्र था अमरकोट रियासत जो पाकिस्तान में पड़ती है वहां का राजकुमार था। ठीक है, इसकी अपन विस्तार से बात कर लेते हैं, थोड़ी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छी प्रेम कहानी है जो पश्चिमी राजस्थान में बड़े चाव से, बड़े लाड प्यार से सुनाई जाती है कवियों द्वारा, यानी जो क्षेत्रीय गायकों के द्वारा। देखिए जो मूमल महेंद्र जो प्रेम कहानी है, महेंद्र के एक बहन थी जो अमरकोट रियासत का राजकुमार था। तो महेंद्र की जो बहन की शादी हो रही थी गुजरात में महेंद्र जडेजा से। ठीक है, जडेजाओं में जो महेंद्र की बहन की शादी हो रही थी, ठीक है, सॉरी महेंद्र जडेजा ने, महेंद्र तो खुद अमरकोट का जो राजकुमार था हमीर जडेजा से। ठीक है, तो हमीर जडेजा महेंद्र के या जो अमरकोट गया हुआ था, अपने ससुराल गया हुआ था और वापस आ रहा था, तब महेंद्र कहता हमीर जडेजा को या अपने जीजाजी से कि चलो मैं थोड़ी दूर तक आपको छोड़ के आता हूँ। ऐसा ही होता था भाई पहले, यानी कोई रिश्तेदार आता था थोड़े बस तक या बस स्टैंड तक छोड़ने जाते थे। आजकल तो 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, खुद की पर्सनल गाड़ी जो खुद दरवाजे से बैठा के चले जाते हैं। ठीक है, तो जो महेंद्र हमीर जडेजा को रास्ते तक छोड़ने आ रहा था, तो इधर रेगिस्तान की तरफ आ जाते हैं, जैसलमेर की तरफ आ जाते हैं। और जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र में कोई भूख प्यास में प्यास लगी तो कोई पानी की या पानी का स्रोत ढूंढते हुए इधर आ गए, जो लोधरवा में आ जाते हैं। मूमल का महल था, इस क्षेत्र में आ जाते हैं। पानी वानी इनको पिलाया जाता है और कोई इसकी जो वाकपटुता, बोलचाल, जो अच्छी इसकी शैली थी महेंद्र की, ये मूमल तक पहुंच जाता है। मूमल से बातचीत होती है और आपस में दोनों में प्रेम हो जाता है। ये वहां से पानी वानी पी के जो भी चले जाता उस समय तो, लेकिन इनके बीच में जो बातचीत हुई थी, ऐसा कहा जाता है किंवदंतियों के अनुसार कि इन दोनों ने उसी टाइम या उसी समय गंधर्व विवाह कर लिया था। बोले तो लव मैरिज कर ली थी दोनों। अब ऐसा हुआ करता था कि महेंद्र रोज रात को मूमल से मिलने आया करता था अमरकोट से, और रात को वापस चले जाता था मिलके। अब दिल्ली का आना जाना, अब जो महेंद्र आता जाता तो एक ऊंट के द्वारा आता। अब अमरकोट की जो महल में जो रानियां थी उनको पता लगा भाई यार डेली कहाँ पे जा रहा है, इसका क्या पता, कहाँ पे जा रहा है पता लगाओ। किसी ने बताया कि भाई यहाँ ये वहां पर जाता है, वहां पे कोई राजकुमारी लोधरवा की, उससे इसने शादी कर ली, उससे मिलने के लिए जाता है रोज। तो उनको जलन चिड़ एक प्रकार से, तो उनको चिड़ होने लगी। तो जो अमरकोट की जो रानियां थी उन्होंने कुछ साजिश रची। साजिश के दौरान वो करती है कि इसका जो ऊंट है इसको बदल दिया जाए, आज जाए तक। तो उस ऊंट को कहीं और बेच दिया और कहते भाई इस दूसरे ऊंट से जाएगा, बाद जाएगा तो, और ये कहीं ना कहीं इसको रास्ता भटका देगा रात में रेगिस्तान में। महेंद्र उस बदले हुए ऊंट से इधर आता है लोधरवा की तरफ। उस रेगिस्तान वाले क्षेत्र में ऊंट वैसे ही रास्ता भटक जाता है। रास्ता भटक तो जाता है, हालांकि आता है लोधरवा में आता है, लेकिन लेट हो जाता है, आता है तब तक। किंवदंतियां ऐसी है कि उस समय लेट हो गया था तो मूमल सो जाती है। महेंद्र आता है, मूमल से मिलने की कोशिश भी करता है, लेकिन मूमल सो रही होती है और उसके साथ में उसकी बहन भी सो रही होती है जिसका नाम था सुमल। तो जो सुमल थी, ऐसा कहा जाता है कि वो कोई मर्दों के कपड़े पहनकर सोई हुई थी या पुरुषों के कपड़े पहनकर सोई हुई थी। भाई दोनों बहनें आपस में खेलती खेलती सो गई थी और उनके खेल में कोई पात्र था पुरुषों का या मर्द का, तो सुमल कपड़े पहन रखी थी मर्दों के। जब दोनों को सोते हुए महेंद्र दूर से देखा तो उसको लगा भाई यार मूमल के साथ तो कोई मर्द सो रहा है या कोई पुरुष सो रहा है, और उसको गलत लगा, नागवार गुजरे महेंद्र को। वो वहां से नाराज होके चले जाता वापस अमरकोट। जब मूमल को ऐसे पता चला भाई रात को यार आया नहीं, आज नहीं आया, पता नहीं क्या बात है, आया भी है तो किस प्रकार से बिना मिले हुए गया, वो वहां पे लेटर वेटर भेजती है मूमल, जो भी बात थी, लेकिन पार नहीं पड़ती है। एक दिन मूमल घूमते घूमते उधर अमरकोट चले जाती है और जो महेंद्र का जो महल था वहां पर जाके मंत्रियों को कहती है भाई मुझे
महेंद्र से मिलना है। महेंद्र को जाके जो मंत्री कहते हैं इस प्रकार से कोई राजकुमारी आई हुई है लोद्रवा की, उसका नाम मूमल है। महेंद्र कहता है उस मूमल को ऐसे कह दो कि महेंद्र की मृत्यु हो गई है। मंत्री इसी प्रकार से आके मूमल को कह देते भाई महेंद्र की तो मृत्यु हो गई है। मूमल को गलत लगा, बहुत दुख हुआ, मूमल के प्राण फकीर उड़ जाते हैं, मारी जाती है मूमल। बाद में महेंद्र को पता चला कि इस प्रकार से अपने से बेहद प्यार करती थी मूमल और अपनी वजह से उसके जो प्राण चले गए हैं। तो महेंद्र भी खुद इस प्यार में पागल हो जाता है और उसको जब हकीकत पता चलती है तो दीवारों के सिर बढ़ा बढ़ा के वो मर जाता है, खुद की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रेम कहानी का अंत होता है। हालांकि इस प्रकार से जो इस कहानी का अंत नहीं होता, इस प्रेम कहानी का अंत नहीं होता, तो ये शायद ये कहानी आज तक सुनाई नहीं जाती है, याद नहीं रखी जाती। ठीक है, तो ये थी ये दोनों की प्रेम कहानी, मूमल और महेंद्र की। मूमल और महेंद्र की कहानी आज भी जो पश्चिमी राजस्थान है इसमें तो बड़े छाव से सुनाई जाती है। हालांकि सभी स्टूडेंट्स के माइंड में भी मूमल और महेंद्र की कहानी रहती है, लेकिन आपको ये बताने का तात्पर्य अपना ये था कि भाई इसमें जो मूमल है लोद्रवा की राजकुमारी है और महेंद्र है अमरकोट का राजकुमार है। ये देखिए क्वेश्चन बन जाता है कि मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी में मूमल कहाँ की राजकुमारी थी और महेंद्र कहाँ का राजकुमार था। और फिर उस समय स्टूडेंट्स को कुछ याद आता नहीं है, वो या तो लोद्रवा टिकाते दोनों, या फिर उनको याद नहीं रहता। प्रेम कहानी तो याद रह जाती है, मूमल और महेंद्र का नाम तो याद रह जाता है। ठीक है, देखिए लोद्रवा में आज भी जो मूमल की एक मेड़ी बनी हुई है, अब वो ये पता नहीं है कि वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है या गवर्नमेंट उसका कुछ जीर्णोद्धार करवाई है या वापस कोई रिकंस्ट्रक्शन करवाई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मूमल की मेड़ी लोद्रवा में है। मूमल लोद्रवा की राजकुमारी थी, महेंद्र अमरकोट का राजकुमार था। ठीक है, ये बात थी, ये थोड़ी सी कहानी थी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है और आगे, अब जैसल आगे राजा बनता है। देखिए जो प्रेम कहानियां जो वर्तमान में याद रखी जा रही है, जो पुरानी प्रेम कहानियां हैं, इनका अंत इसी प्रकार से हुआ था। अगर इनका अंत इस प्रकार से नहीं होता तो शायद ये याद भी नहीं रखी जाती। ठीक है, प्रेम कहानी को कौन याद रखता है भाई। अगर इन दोनों को जो अच्छी लाइफ चलती और दोनों की जो और लोगों की चलती है वैसी लाइफ होती तो इनको याद कौन रखता। इस प्रकार से मूमल मारी जाती है प्रेम में परेशान होके, और उधर से फिर बाद में महेंद्र भी मारा जाता है कि या भाई मैंने गलत कर दिया, मैंने अविश्वास किया मूमल पर, वो उसकी बहन थी। अगर वो कुछ समझ पाता तो शायद वो इस प्रकार से नाराज नहीं होता। इस प्रकार से नाराज नहीं होता तो मूमल वहां पर नहीं जाती। मूमल वहां पर नहीं जाती तो महेंद्र उसको ऐसे मना नहीं करता कि वो मर गया है। ठीक है, तो फिर दोनों की शायद अच्छी लाइफ होती, खुशी खुशी लाइफ जीते, लेकिन अंत ऐसा ही होना था, उनकी किस्मत में यही लिखा था ऐसे अंत होगा तुम्हारी प्रेम कहानी का। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट राजा की, नेक्स्ट शासक की, जैसल की। देखिए जैसल राजा बनता है 12 जुलाई 1155 को, जैसलमेर की स्थापना करता है 12 जुलाई। देखिए ये डेट थोड़ी याद ही रख लेना। ठीक है, जैसल 12 जुलाई 1155 ईस्वी को जैसलमेर की स्थापना करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में बनता है, ओनली सन ने जुलाई यानी जो ये डेट भी दे देते हैं, जो मंथ भी दे देते हैं। तो 12 जुलाई 1155 ईस्वी को, इनको पिछली एग्जाम थी शायद, पिछला एसआई का एग्जाम था या वीडियो का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो जैसलमेर की स्थापना वाला, जैसलमेर को राजधानी बनाता है और जैसलमेर में एक किले का निर्माण करवाता है। जैसलमेर को राजधानी बनाता है और जैसलमेर के किले का निर्माण करवाता है। राजधानी देखिए भटनेर, ठीक है, फिर तन्नौट बनती है, फिर जो लोद्रवा बनती है और अब जैसलमेर राजधानी बनती है। 4 राजधानियां हो चुकी है भाटियों की, तो ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट जो रहते हैं भाटी आते हैं भटनेर में आते हैं, फिर तन्नौट,
फिर लोदरवा, फिर जैसलमेर। जैसलमेर की स्थापना जैसल करता है 12 जुलाई 1155 ईस्वी को, और जैसलमेर को राजधानी बनाता है। जैसलमेर में किले का निर्माण करवाता है। तो जैसलमेर का किला है उसको स्वर्णगिरी किला भी कहा जाता है। वैसे अपन पिछली क्लासेज में बात कर लिए हैं, और आगे अपन जब किले पढ़ेंगे राजस्थान के उस समय में भी बात करेंगे। तो जैसलमेर के किले को स्वर्णगिरी का किला भी कहा जाता है। और सत्यजीत रे एक फिल्म डायरेक्टर हुए, बड़े डायरेक्टर हुए हैं, उन्होंने इस किले पर सोनार किला नामक जो फिल्म भी बनाई है। ठीक है, सोनार किला नामक जो फिल्म बनाई है सत्यजीत रे ने बनाई है। और अपन किले पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। अब बात आती है जो नेक्स्ट शासक की, मूलराज जो शासक बनता है। ठीक है, देखिए मूलराज जो फर्स्ट शासक बनता है इसके समय की जो भी फैक्ट है उनकी अब बात कर लेते हैं। पिता इसका मूलराज फर्स्ट का था जैत सिंह। देखिए पिता का नाम यहाँ पे बताने का तात्पर्य अपना यह है कि जो इसके समय में जो युद्ध होता है वो ये उस समय इसका पिता भी था। हालांकि पिता यानी पिता की मृत्यु हो जाती है, फिर जो मूलराज खुद राजा बनता है। तो जैत सिंह इसके पिता का नाम याद रख लेना। देखिए 1298-99 की जब बात है, अलाउद्दीन खिलजी गुजरात आक्रमण के लिए जाता है, सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए जाता है। अपन पढ़ भी लिए हैं कुछ जो बातें, और आगे भी बातें करते रहेंगे, आगे भी जब बात आएगी। तो 1298-99 की बात है, यानी अलाउद्दीन खिलजी गुजरात आक्रमण के लिए जा रहा था, सोमनाथ मंदिर लूटने के लिए। तो जाते समय ही इधर रुका हुआ था, जैसलमेर में रुका हुआ था, भाटियों के क्षेत्र में रुका हुआ था। देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी रुका हुआ था तो जैसलमेर के कोई दो राजकुमार थे, रतन सिंह और तिलक सिंह। ठीक है, रतन सिंह और तिलक सिंह आप लिख लेना। तो उन लोगों ने, रतन सिंह और तिलक सिंह ने जो अलाउद्दीन खिलजी के घोड़े चुरा लिए थे। ठीक है, जैसलमेर वाले जो भाटी है इनकी थोड़ी सी आदत ही है, कुछ आदतें आज भी नहीं सुधरी हैं, आज भी इस प्रकार की हरकतें कर देते हैं। चाहे इनके कुछ चीज काम नहीं आए तो भी उस चीज को उठा ले जाते हैं। कोई ऐसी चीजों की भी कहानी आप सुन सकते हो कि ये चीज व्यक्ति के किसी काम की नहीं है, या कम से कम उन लोगों के तो कुछ काम की नहीं है, लेकिन उस चीज को भी वो उठा ले जाते हैं। ठीक है, उनके शायद में इस प्रकार की जो आदत लगी हुई होगी, जैसे भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज मानते हैं अपने आप को, भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज हैं, तो भगवान श्री कृष्ण माखन चुराया करते थे, वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं माखन से आगे, और वो कुछ भी चीजों को उठा लेते थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा रही थी, तो उस समय उनके घोड़ों को तिलक सिंह और रतन सिंह जो राजकुमार थे, भाटी राजकुमार थे, उन्होंने चुरा लिया था। देखिए थोड़ी सी और मैं बात बताऊं अलाउद्दीन खिलजी की। उस समय सोमनाथ मंदिर को लूट कर लेके आते हैं। अपन जब जालोर भी पढ़े थे उस समय, आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना चाहिए कि जो सोमनाथ मंदिर की जो मंदिर जो मूर्ति के 5 टुकड़ों को कौन अलग अलग 5 जगह पर स्थापित करवाता है। अपन पहले बात कर चुके हैं। देखिए इस समय जो आक्रमण करने गुजरात गया था अलाउद्दीन खिलजी, इस समय जो गुजरात का शासक था कर्ण बाघेला या कर्ण बघेल। ठीक है, उसकी जो रानी थी कमला देवी और उसकी बेटी थी देवल देव। ठीक है, तो कमला देवी को छोड़ के और कर्ण बघेला तो वहां से भाग जाता है, अपनी बेटी देवल रानी को लेके साथ में भाग जाता है जो कर्ण बघेल, और जो कमला देवी रह जाती है। और कमला देवी, ठीक है, जो ये कर्ण बघेल देवगिरी की तरफ भाग जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब बात आती है मूलराज फर्स्ट की। तो ये जो तिलक सिंह और रतन सिंह, इसके जो अलाउद्दीन खिलजी के घोड़ों को उठा लेते हैं या चुरा लेते हैं, चुरा के ले जाते हैं। अब सुबह अलाउद्दीन खिलजी उठा या सैनिक उठे, उसके तो घोड़े कहाँ पे गए? तो आसपास की जो एरिया में, आसपास के क्षेत्रों में हेरा फेरी मचाते हैं या ढूंढते हैं, सर्च अभियान चलाते हैं कि भाई घोड़े कहाँ पे गए। किसी ने बताया यार आपके घोड़े इस प्रकार से रात को गायब हो गए हैं, तो जैसलमेर वाले भाटी घोड़ों को ले जा सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भाई यार दे दो, तो पता चली भाई उनके पास है। रतन सिंह और तिलक सिंह ने कहा कि हम एक बार कोई चीज ले लेते हैं या ले जाते हैं, उनको वापस देने का तो नाम है ही नहीं हमारे पास। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा यार फालतू में क्यों घोड़ों के चक्कर में मारे जाओगे, अभी लड़ाई होगी, खून खराबा होगा। तिलक सिंह और रतन सिंह जो बाटी थे, उन्होंने कहा, बाटियों ने कहा अलाउद्दीन खिलजी को, आपके जो मन में आए या आपके जो मर्जी में आए वो कर लो, हम घोड़े तो ऐसे तो देंगे नहीं। तो फिर यहाँ पे लड़ाई होती है। ठीक है, तो ये 1299 में अलाउद्दीन खिलजी जैसलमेर पर आक्रमण कर देता है। इस समय जैसलमेर का प्रथम शाखा होता है।
देखिए, ये जो अपनी बात थी कर्ण बघेल, अलाउद्दीन खिलजी, ये इतनी बात बताने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। आपको लगेगा भाई अलाउद्दीन खिलजी जैसलमेर में लड़ाई करने के लिए क्यों आया था, रेगिस्तान में पश्चिमी राजस्थान में खाने के नाम पे है ही क्या वहां पे, फिर भी भाई यहाँ पे ऐसी क्या चीज थी भाई लड़ाई करने आ गया, यहाँ पे साका करने की नौबत आ गई। तो वो गुजरात की तरफ जा रहा था, उसके घोड़ों को यहाँ पे लूट ले जाते, जो भाटी जो थे वो देते नहीं है, फिर जो लड़ाई होती है 1299 में यहाँ पे, और फिर जो साका होता है। तो ये थोड़ा सा आपको तभी ही समझ में आएगा, जो पूरा जो बात है या पूरी बात है उसको अपन विस्तार से करेंगे। तो थोड़ा सा आपको ये लगे भाई यार अपन जैसलमेर पढ़ रहे या अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा रहा है या गुजरात पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ अपने को थोड़ा सा साइड का नॉलेज भी हो जाता है, साइड की जानकारी मिल जाती है, ठीक। भाई वहां पे कौन शासक था गुजरात में, दिल्ली में कौन शासक था या बादशाह, तो ऐसी जानकारी भी अपने को मिल जाती है। तो अपन विस्तार से इसलिए बात किया है, हालांकि अपने को बात ये करनी थी एक लाइन की, 1299 में जैसलमेर का प्रथम शाखा होता है। अब बात आती है जैसलमेर का जब प्रथम शाखा 1299 में हुआ था, जैसलमेर का शासक कौन था, मुमताज फर्स्ट था। दिल्ली बादशाह या मुगल बादशाह कौन था, कि अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। अब बात आती है दुर्जन साल की, ये कंप्लीट हो चुके हैं, मुद्राज कंप्लीट हो चुके हैं, दुर्जन साल की बात आती है। नेक्स्ट शासक कौन बनता है जैसलमेर का, दुर्जन साल बनता है। दुर्जन साल के समय में देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे जो पिछला ये शाखा किया था, जो आक्रमण किया था, ये पिछला शाखा होता है यानी पहला शाखा होता है 1299 में, तो फिर जैसलमेर पर अधिकार कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। भाई जो किले के ताले वाले लगा के चले गया होगा, जितने जैसलमेर में था ही क्या खाने के लिए, भाई दिल्ली छोड़कर यहाँ पे तो सुल्तान यहाँ पे तो रहने वाला था नहीं, तो किसी को सौंप के चले गया होगा या फिर ताला लगा के चले गया होगा। अब जो कुछ लोग यहाँ के जो भाटी बचे थे वो फिर वापस यहाँ पे इसी प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जो मुस्लिम क्षेत्र थे वहां पे लूटपाट करते हैं, लूटपाट मचाते हैं, ठीक है। जो मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने दिल्ली में वापस मैसेज किया, भाई यार यहाँ पे तो हमें ये जो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं जैसलमेर वाले भाटी। तो इस समय वहां का जो शासक था, दिल्ली का जो शासक था, सुल्तान था, फिरोज तुगलक था, ठीक है। यहाँ पे इस समय है अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर इस समय है फिरोज ठीक है। दुर्जन साल के समय में जो दिल्ली का जो सुल्तान है फिरोज तुगलक है, 1352 की बात है। ये जो जैसलमेर वाले जो लोग थे, मुस्लिम लोग थे, वो फिरोज तुगलक के पास मैसेज करते हैं, भाई जैसलमेर वाले बाटी है जो हमें परेशान कर रहे, लूटपाट कर रहे हैं। 1352 में फिरोज तुगलक आक्रमण करता है जैसलमेर पर, और यहाँ पर जैसलमेर का दूसरा शाखा होता है। दुर्जन साल के समय फिरोज तुगलक 1352 में अटैक करता है जैसलमेर पर। इस समय जैसलमेर का दूसरा शाखा होता है। प्रथम शाखा मुमताज फर्स्ट के समय, दूसरा शाखा दुर्जन साल के समय, फर्स्ट शाखा के समय दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड शाखा के समय फिरोज तुगलक जो 1352 में होता है, ठीक है। दो शाखों की बात हो चुकी है। अब बात आती है नेक्स्ट शासक की, लूणकरण। देखिए मैं इसको मिटा के तीसरा जो अगला शासक यहाँ पे लिखता हूँ, इन दोनों को रखता हूँ, एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। लूणकरण वैसे आपको याद आ जाना चाहिए, अपन जब मारवाड़ का मालदेव पढ़े थे उस समय लूणकरण की बात कर ली थी। लूणकरण भाटी की जो पुत्री थी उमादेव भटियाणी, मालदेव की शादी हुई थी उमादेव भटियाणी से, वो जो थी लूणकरण की बेटी थी। जो भारमली नामक दासी की वजह से उमादेव भटियाणी मालदेव से नाराज हो जाती है, तारागढ़ में रहती है, कोसाना गांव का यानी कालांतर में कोसाना गांव जोधपुर चले जाती है। कुछ समय पश्चात या कालांतर में केलवा गांव मेवाड़ में चले जाती है। अपन इस प्रकार से बात कर लिए थे, ठीक है। जो भारमली दासी की और मालदेव की उमादेव कैसे रूठती है, तो उसको उमादेव को इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है।
तो ये बात जो थी उमादे जो थी लूणकरण भाटी की बेटी थी, ये वापस आपको याद दिलाने की ये बात बता रहा हूँ। हालांकि विस्तार से अपन पहले मालदीव पढ़े थे, उस समय बात कर लिए थे। अब बात आती है लूणकरण की आगे। कंधार का इस समय अमीर अली था। ठीक है, देखिए कंधार नामक जो स्थान है, जो जगह है, जो जो क्षेत्र है, ये अफगानिस्तान में है। ठीक है, कंधार का जो अमीर अली था, ये अपने भाई से लड़कर इधर भाग कर आया हुआ था। ठीक है, इसके भाई से हार कर इधर आया हुआ था जैसलमेर की तरफ। देखिए, जो भाग कर आता है तो भाई कहीं ना कहीं शरण तो लेनी होगी, कहीं ना कहीं अपने को रुकना तो पड़ेगा। भाई से हार के आया हुआ है तो भाई के पास तो जा नहीं सकता, तो इधर राजस्थान की तरफ आ जाता है। राजस्थान वाले इस मामले में थोड़े आगे थे, शरण किसी को भी दे दिया करते। शरण देने के बाद में तो चाहे फिर सिर भी कटाना पड़े तो कटवा दिया करते थे। ठीक है, राजी राजी कटवा दिया करते थे। देखिए, वे लूणकरण के पास आके शरण ले लेता है कंधार का अमीर अली, जो भाई से हार कर आया हुआ था। दोनों आपस में टाइम बिताते हैं, बातें चीतें करते हैं, तो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आपस में एक दूसरे की चीजें ग्रहण कर लेते हैं। कंधार जो अमीर अली की जो पगड़ी एक प्रकार से लूणकरण धारण कर लेता है, या लूणकरण की पगड़ी अमीर अली, इस प्रकार जो दोस्ती का जो एक संबंध बनाते हैं, भाई अपन दोस्त, अच्छे दोस्त हैं। अमीर अली राजी खुशी रह रहा था लूणकरण के पास। वेल, अमीर अली तो सही सोच वाला था, यहां तक तो सही सोच थी उसके आगे, हालांकि उसकी सोच बिगड़ जाती है। अमीर अली एक दिन कहता है लूणकरण से, यार अपनी जो रानियां, अपन लोग है, पुरुष लोग है, मर्द लोग है, वो तो एक दूसरे से बातें चीतें कर लेते हैं, अपनी एक दूसरे से जानकारी हो गई है, मिल लेते हैं अपन। लेकिन अपनी जो रानियां हैं वो तो यार आपस में एक दूसरे से मिली नहीं। आपकी जो इन लूणकरण से कहता है अमीर अली कि जो आपकी रानियां हैं, आपके किले की रानियां हैं, वो हमारी रानियों से तो कभी मिली नहीं, तो हम चाहते हैं कि उनको भी आपस में संपर्क करवाया जाए। लूणकरण कहता है ठीक है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और जब अपन ही मिल लिए तो रानियां भी मिल लेगी, और इस दिन जो हमारे कोई रिश्तेदारी में प्रोग्राम है, हम वहां पे जाएंगे, पुरुष लोग वहां पे जाएंगे, और आपकी रानियों को भेज देना किले में अच्छे से। जब वो पुरुष नहीं रहेंगे तो अच्छे से मिलने की, आपस में बातें चीतें कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बातें कर लेंगी, भाई आपके वाला कहाँ कहाँ पर घुमा के लेके आता है, हमें जो हमारे को तो कहीं घूमने ही नहीं दिया जाता है, कहीं भेजा ही नहीं जाता है। तो ठीक है, अमीर अली ने कहा प्रोग्राम में जाओगे तो अच्छी बात है, उस दिन महिलाएं मिल लेगी। लूणकरण देता है भाई 2-3 दिन बाद में से प्रोग्राम में जाए, उस दिन भेज देना। अमीर अली जाकर अपने जो सैनिकों को कहता है भाई उस दिन उनके तो कोई प्रोग्राम है जैसलमेर वालों के, और वो जो पुरुष लोग वहां पे जाएंगे और अपनी महिलाओं को उस किले में भेज देना, उनकी जो महिलाओं से मिलकर आ जाएगी, बातचीत करके आ जाएगी। किसी सैनिक का माइंड थोड़ा खुरापाती था, वो थोड़ा सा आगे बढ़ के सोच लिया, और अमीर अली को कहता है यार महिला, यानी वो पुरुष जाएंगे बाहर प्रोग्राम में जाएंगे, महिलाएं किले में रहेगी, तू मूर्ख है, इससे अच्छा और मौका कौन सा आ सकता है। अपने को ऐसा करना चाहिए कि किले पर ही अटैक कर देना चाहिए, और हम सब लोग ही चल लेते हैं, महिलाओं को तो क्या करेंगे, और अपन अधिकार कर लेंगे। अमीर अली उन सैनिकों के कहने में आ गया, और इतनी अच्छी दोस्ती बिगड़ जाती है। ठीक है, किस प्रकार से विश्वासघात करता है अमीर अली। अब जो पुरुष लोग थे जैसलमेर के, वो तो प्रोग्राम में गए हुए थे, पालकियों में बैठा, एक पालकी में लाया जाता है, यानी एक पालकी में एक योद्धा बैठाया जाता है, एक पालकी को 4 योद्धा उठा कर लाते हैं। भाई 150 रानियां भी होगी, यानी लगभग 50 रानियां भी होगी, तो यानी एक पालकी को 4 लोग उठाएंगे तो 50 के यानी डायरेक्ट हो गए, 200 तो उठाने वाले हो गए, और 50 तो उन पालकियों में भी जो बैठे होंगे तो 250 हो गए। एक प्रकार से आप मान सकते हो इतनी तो होगी ही रानियां, जो वहां से जो कंधार से हार कर आया हुआ, तो लगभग 50 रानियां तो होगी ही, साथ में 50 सैनिक होगी। ठीक, तो ये लोग अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वहां पे जाते हैं, जैसलमेर के किले में आते हैं। एक पालकी में एक अच्छा खासा योद्धा, और एक पालकी को 4 अच्छे योद्धा उठा रखे थे। जो जैसलमेर का जो किला था, वहां के जो द्वारपाल थे, जो गेट मंत्री थे,
दवार मंत्री थे, उन लोगों को शक हो गया भाई यार जो पालकी में मान लो एक महिला बैठी है, एक रानी बैठी है, और नीचे जो चार उठाने वाले हैं, और इन उठाने वालों के पैर धूज रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो लोचा है इस मामले में। और जो गेट जो कीपर थे, मंत्री थे दरवाजे पर, उन लोगों ने कहा कि हमें चेक करवाओ एक पालकी में कौन है। उनको शक हुआ भैया, इनको शक हो चुका है, और ये अगर चेक कर लिए तो मामला चौड़े में हो जाएगा, और ये मामला चौड़े में हो उससे पहले ही स्थिति को कंट्रोल कर लिया जाए। क्यों ना अपन इन जो दरवाजे से ही मारकाट शुरू कर दे, वरना ये इनको पता चल गया तो ये गेट जाकर बंद कर देंगे, और जो गेट बंद कर लेंगे तो अपना जो प्लान है वो असफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो वहीं से लड़ना शुरू करते हैं जो अमीर अली के जो लोग थे, और मारकाट मचा देते हैं। ठीक है, अब जो जैसलमेर वाले पुरुष तो गए हुए थे प्रोग्राम में, जिमने गए हुए थे कहीं पे, ठीक है। अब जो पता लगा वहां के जो किले में भाई ऐसे ऐसे आक्रमण कर दिया है जो अमीर अली की सेना ने, तो पता लगा तो महिलाओं, उनको पूरी स्थिति पता थी भाई अपने पास यहाँ पे पुरुष है नहीं, और अपनी हार निश्चित है। हार निश्चित लगती थी तो एक काम होता था साका में जौहर और केसरिया दो जो परंपराएं इनको फॉलो करना पड़ता था, तभी ही साका हो पाता था। अब इनके पास टाइम नहीं था, उधर अमीर अली की सेना तो मारकाट शुरू कर देती है। सैनिकों को लगा यार ये तो गलत हो गया, हार अपनी निश्चित है। महिलाओं को लगा अब क्या किया जाना चाहिए, मैं जौहर किया जाना चाहिए, तभी ही साका हो पाएगा, पुरुष केसरिया कर लेंगे। लेकिन अग्नि जलाई जाएगी, पंडित जी हवन वगैरह करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, तब जाकर अग्नि में महिलाएं प्रवेश करेंगी। इतना टाइम तो बचा ही नहीं था। तो महिलाओं ने अपने ही सैनिकों को कहा भाई अग्नि में जल के मरेंगे, जौहर करेंगे, इतना अपने पास टाइम है नहीं। आप उससे अच्छा ये रहेगा कि आप जो खुद के सैनिकों को बोलती है महिलाएं जैसलमेर वाली कि आप ही हमें अपनी तलवारों से काट दीजिए, वरना दुश्मन के हाथ में चले जाएंगे और दुश्मन हमें ले जाएंगे, दुश्मन के अंडर में चले जाएंगे या जाना पड़ेगा। तो वो जो जैसलमेर वाली महिलाएं हैं, ऐसा कहा जाता है उनको उनके ही सैनिकों के द्वारा अपनी ही तलवारों से काट दिया जाता है। ठीक है, तो इस समय केसरिया होता है, पुरुष लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, और महिलाओं को काटा जाता है अपने ही सैनिकों के द्वारा अपनी ही तलवार से। ठीक है, ऐसा जो वाक्य मिलता है या ऐसा सेंटेंस मिलता है कि जैसलमेर में जौहर नहीं हुआ, जैसलमेर में ओनली केसरिया हुआ था, इस वजह से इसको जैसलमेर का अर्धसाका कहा जाता है। अब देखिए इतिहासकार इसको बताने का किस प्रकार से उल्लेख करते हैं। अपन एक जगह पर तो पढ़ते हैं कि रणथंभौर में जल जौहर की जानकारी अपने को मिलती है। ठीक है, यहां पर फिर इस प्रकार की बात क्यों नहीं लिखी कि भाई धारा स्नान किया, यानी धारा स्नान होता है तलवारों से जो महिलाएं काटी जाती हैं, खून तो होता है, उनका खून तो होता है, उनको काट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी तो किसी न किसी प्रकार का जौहर का उल्लेख किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार भाई जो महिलाओं को जौहर करते हुए उल्लेख नहीं किया गया है, पुरुष केसरिया करते हैं। अब किसी के माइंड में यह भी आ सकता है कि, और कुछ लोगों को जो इसकी पूरी जानकारी नहीं होती है, वो लोग ये मानते हैं शायद महिलाएं डरपोक रही होगी, महिलाएं दुश्मन के हाथ में जाना पसंद करी होगी, इसलिए उन्होंने जौहर नहीं किया होगा। लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं है कि भाई उनके पास टाइम नहीं था और उनको उन्हीं के लोगों के द्वारा काट दिया गया था या मार दिया गया था। तो इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं उनको दूर कर लेना चाहिए, या तो पूरी जानकारी होनी चाहिए या बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात थी। देखिए एक बात ऊपर आप और लिख लेना, जो अपन प्रथम जो शाखा पढ़े थे मूलराज के समय, वो जैसलमेर का प्रथम शाखा कहलाता है। ठीक है, वो शायद मैं आपको बता दिया था, शायद नहीं बताया हो तो आप लिख लेना, जैसलमेर का प्रथम शाखा था। वैसे अपन पहले रणथंभौर पढ़े थे, उस समय में 1301 में उसको राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है। और अब मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ही आपको बता रहा हूँ 1299 में शाखा हो रहा है जैसलमेर में, तो यह भी कुछ लोचा है। लेकिन आरपीएससी मानती है कि जैसे राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर में होता है, रणथंभौर का शाखा हुआ था। इधर जैसलमेर में 1299 में ही शाखा हो रहा है।
ऐसा और कहीं पे उल्लेख मिलता कि जैसलमेर में इस 1299 वाले साके से पहले भी कई साके हुए थे, लेकिन जैसलमेर का प्रथम साका 1299 वाला साका माना जाता है और राजस्थान का प्रथम साका 1301 वाला रणथंभौर का साका माना जाता है। आरपीएससी ऐसा मानती है तो अपने को भी ऐसा ही मानना पड़ेगा। आरपीएससी क्वेश्चन देती है तो अपने को 1301 का प्रथम साका राजस्थान का प्रथम साका मानना पड़ेगा और जैसलमेर का प्रथम साका 1299 वाला मानना पड़ेगा। अपने को एग्जाम करेक्ट करना है, अपने को पीएचडी नहीं करनी है। पीएचडी करे तो फिर अच्छी जानकारी मिल सकती है। ठीक, अब आती है और आगे बात, अपन इस प्रकार की बातें कर लेंगे। फर्स्ट साका मूलराज के समय होता है, दूसरा साका होता है दुर्जनशाल के समय होता है, तीसरा अर्ध साका जो होता है लूणकरण के समय होता है। फर्स्ट साके के समय जो दिल्ली बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी, और जो दूसरा साका हुआ था जो सेकंड साका हुआ था इसके समय फिरोज तुगलक था जो 1352 में हुआ था। और जो तीसरा साका जिसको अर्ध साका कहते हैं जो लूणकरण भाटी के समय होता है। ठीक है, और अमीर अली जो कंधार का था वो आक्रमण करता है। ठीक है, ये अर्ध साका था। जैसलमेर के 2.5 साके प्रसिद्ध है, दो तो कंप्लीट हुए थे मूलराज फर्स्ट और दुर्जनशाल के समय, और जो तीसरा अर्ध साका था ये लूणकरण के समय होता है। लेकिन इसमें जौहर नहीं हो पाता है, केसरिया ही होता है। महिलाएं खुद के सैनिकों के द्वारा काटी गई थी, मारी गई थी, लेकिन अग्नि में प्रवेश नहीं कर पाई थी। अग्नि में प्रवेश होता है वो ही जौहर कहलाता है। हालांकि जो इतिहासकार जल जौहर जैसी भी जानकारी देते हैं वो ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आरपीएससी पूछती है तो अपने को मानना पड़ेगा भाई जल जौहर नाम की भी कुछ व्यवस्था होती है। ठीक है, अब बात और आती है आगे कि जो अर्ध साका है ये आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से कि 2.5 साके कहाँ के प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर के 2.5 साके प्रसिद्ध है। समय के अभाव में महिलाएं अग्नि में प्रवेश नहीं कर पाई या जौहर नहीं कर पाई या अग्नि जौहर नहीं कर पाई थी, यह आपको जानकारी यानी रखनी चाहिए। अब आता है मूलराज सेकंड शासक बनता है। आगे देखिए एग्जाम की दृष्टि से जो बात अपने को इस प्रकार की ध्यान रख लेनी चाहिए, जो तीनों शासकों के समय ये जो साके होते हैं इनके समय ये इन साकों के समय जो सामने जो आक्रमणकारी था वो कौन था, ये कौन से सन में होते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लो तो ठीक ही है। ठीक है, कभी कभी मिलान भी करवा लिया जाता है, जैसे 3 तो दे देंगे शासक इधर दे देंगे और फिर इधर ऊपर नीचे करके तीनों जो आक्रमणकारी दे देंगे तो करवाएंगे इनसे मिलान करवाइए किसके समय में कौन आक्रमणकारी था। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो बातें होती हैं ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जो 1550 की बात है, ये जो अमीर अली जो आक्रमण करता है, ठीक है, तो ये जो सन भी अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो कि यानी 1299 है, 1352 और 1550। हालांकि सन ज्यादा वो नहीं है, ये 1299 वाला ध्यान रख लेना। ये जो फर्स्ट साका है ये इसका सन पूछ लिया जाता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे इन तीनों से बनेंगे, भाई जो शासक कौन था और आक्रमणकारी कौन था या अटैक कौन करता है। ये एक प्रकार से जो तीसरा जो अर्धसाका हुआ था ये तो विश्वासघाती हो गया। दोस्ती में भाई वो जो महिलाओं को मिलने की बात कहकर गए थे उधर से फिर योद्धा आ जाते हैं, उनके जो सैनिक आ जाते हैं तो फिर करना पड़ता है, कुछ तो होगा ही, फिर इस प्रकार से विश्वासघात किया जाएगा। विश्वासघात में तो कुछ भी हो सकता है। अब बनता है जो नेक्स्ट शासक मूलराज सेकंड। देखिए मूलराज सेकंड की थोड़ी सी बात ये ध्यान रखनी है, इसका एक प्रधानमंत्री था सालिम सिंह। ये सालिम सिंह जो था ये शक्तिशाली होता जा रहा था और मूलराज सेकंड की जो शक्तियां हैं थी ये सालिम सिंह खुद इन पे हावी हो रहा था, प्रधानमंत्री था। देखिए सालिम सिंह जो था बढ़िया था, जैसलमेर में एक गांव पड़ता है कुलदरा, तो जो प्रधानमंत्री था ये गांव की व्यवस्था को देखता रहता था, संभालता रहता था। एक दिन कुलदरा गांव में चले जाता है और कुलदरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण थे। पालीवाल ब्राह्मणों से कहता है कि वहां की जो पालीवाल ब्राह्मणों की एक लड़की इसको पसंद आ जाती है सालिम सिंह को, और पालीवाल ब्राह्मणों को कहता है भाई ये लड़की मुझे पसंद है और मैं इसे इस दिन शादी करना चाहता हूँ। तो
पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा, भाई प्रधानमंत्री जी आप तो बढ़िया हो, हम ब्राह्मण हैं, इस प्रकार से तो मामला बैठेगा नहीं, बात बनेगी नहीं, अंतरजातीय विवाह कैसे हो सकता है। सालिम सिंह कहता है, भाई मैंने आपको पूछा थोड़ी ना, मैंने आपको बताया कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इस दिन मैं बारात लेके आऊंगा, दूल्हा बन के आऊंगा, आप शादी करते हो तो ठीक है राजी राजी से, वरना मैं उठा के ले जाऊंगा। तो इस प्रकार से धमकी दे देता है पालीवाल ब्राह्मणों की लड़की उठाने की। बदमाश बंदा था एक प्रकार से सालिम सिंह। प्रधानमंत्री सालिम सिंह के डर की वजह से यहाँ के जो कुलदरा गांव के जो पालीवाल ब्राह्मण थे, कुलदरा गांव के आसपास वाले जो गांव थे पालीवाल ब्राह्मणों के, ऐसा कहा जाता है पालीवालों के 84 गांव थे, यहाँ से जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो निकलते हैं इन गांवों से, इन गांवों को खाली करते हैं, अपने जो मकान डेरे वेरे सब खाली करते हैं और मारवाड़ की तरफ जोधपुर साइड आ जाते हैं और जोधपुर में शरण लेते हैं। तो सालिम सिंह की वजह से 84 गांव पालीवालों के खाली होते हैं और यानी जोधपुर की तरफ आ जाते हैं। तो इस प्रकार का बंदा था सालिम सिंह। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है। ठीक है, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सालिम सिंह की हवेली कहां पर है, तो सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है। देखिए मूलराज सेकंड के समय सालिम सिंह हैवी हो रहा था, शक्तियां खुद के पास ले रहा था, तो मूलराज सेकंड की पार नहीं पड़ रही थी, तो फिर मूलराज सेकंड 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। ठीक है, मूलराज सेकंड 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। अंग्रेजों से संधि करते समय जैसलमेर का शासक कौन था, तो मूलराज सेकंड। फिर आपके माइंड में आ जाना चाहिए जो पिछली रियासत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड करो या आप खुद बोल के देखो। ठीक है, तो अब बात आती है और कि अब जो नेक्स्ट शासक बनता है जवाहर सिंह बनता है। देखिए जवाहर सिंह जो शासक बनता है, अब संधि तो 1818 में हो चुकी है। आजादी के समय जैसलमेर का जो राजा था जवाहर सिंह का, देखिए जो इफेक्ट है ये आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है कि आजादी के समय जैसलमेर का शासक कौन था, जैसलमेर का राजा कौन था, तो जवाहर सिंह राजा रहता है आजादी के समय। हालांकि 1818 में जब संधि होती है उस समय मूलराज सेकंड राजा रहता है। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता भी जवाहर सिंह थे। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं कि आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किसे माना जाता है, तो जवाहर सिंह को माना जाता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जैसलमेर आज भी इतना आधुनिक हो गया होगा, तो उस समय में भी आधुनिक जैसलमेर के राजा मान रहे थे जवाहर सिंह को। भाई आधुनिक तो जयपुर है, वर्तमान तक भी जयपुर ही है, अच्छी सिटी है जयपुर, मॉडर्न सिटी है। हालांकि और भी ज्यादा कोई भी सभी शहर जयपुर जितना है, जयपुर की तुलना में तो बहुत पिछड़े हुए हैं राजस्थान के और जो सभी शहर है जो। ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत विकसित भाई उदयपुर जैसे अजमेर है, ये थोड़े हो सकते हैं, उदयपुर भी अच्छी सिटी बन गई है, लेकिन जयपुर की तुलना में तो कोई भी अच्छा नहीं है वर्तमान तक। ठीक है, हालांकि जयपुर राजधानी भी है तो डेवलपमेंट ज़्यादा राजधानी में होता है, कैपिटल में ज़्यादा डेवलपमेंट देखा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक जैसलमेर के निर्माता माने जाते हैं जवाहर सिंह। अजमेर थोड़ा सा आधुनिक इसलिए हो सकता है, इसलिए माना जाता है कि भाई वो अंग्रेजों के समय से ही राजधानी रही थी, तो अंग्रेज वहाँ पे कुछ भाई जो विकास के कार्य करवाए थे या डेवलपमेंट अच्छा खासा करवाया होगा भाई, जहाँ पे राजधानी थी अंग्रेजों की, तो वो भी माना जा सकता है अजमेर भी। लेकिन जयपुर की तुलना में तो पिछड़े हुए हैं अभी तक तो सभी से राजस्थान के। अब ठीक है, जवाहर सिंह की ओर आगे बात करते हैं। देखिए जैसलमेर इनके शासनकाल में जो जैसलमेर में जो एक मोहनगढ़ का किला बनाया गया था, ठीक है, जैसे मोहनगढ़ का किला जवाहर सिंह के समय में या जवाहर सिंह के शासनकाल में बनवाया गया था। देखिए जो जवाहर सिंह थे इनके समय में जो मोहनगढ़ का जो किला बनवाया गया है, तो राजस्थान का एक प्रकार से नवीनतम किला भी मान सकते हो और अंतिम किला भी मान सकते हैं। 1946 के आसपास से शायद ये किला बनाया गया था, वैसे अपन किला पढ़ेंगे तब और बात कर लेंगे इसकी। तो राजस्थान का अंतिम किला था और जो अंतिम होगा वो नवीनतम भी होगा भाई। इसके बाद में कोई किले नहीं बनाए गए थे, फिर किलों की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। ठीक है, तो ये भारत, देखिए भारत का भी अंतिम किला माना जा सकता है ये जो मोहनगढ़ वाला किला,
तो मोहनगढ़ वाला जो किला था भारत या राजस्थान का अंतिम किला था। अब बात आती है जवाहर सिंह के समय की एक घटना होती है सागरमल गोपा की। मैं आपको मौखिक रूप से सुना देता हूँ, मौखिक तौर से सुना देता हूँ। हालांकि सागरमल गोपा की जो कुछ पुस्तकें हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट है, वो लिखना जरूर एग्जाम्स में पूछी जाती है। सागरमल गोपा एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। देखिए जन्म हुआ था उनका 3 नवंबर जो 1900 को हुआ था, ठीक है। 3 नवंबर 1900 को सागरमल गोपा का जन्म हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी थे सागरमल गोपा। देखिए ये जवाहर सिंह के समय में ही नागपुर में जाकर रहने लग गए थे। ये इस स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये स्वतंत्रता के मामले में विरोध करते रहते थे भाई, जो खुद की मांगे रखते थे, जनता के पक्ष की मांगे रखते रहते थे, तो इनका विरोध होने लगा, तो नागपुर में जाकर रहने लगे। देखिए जो पुस्तकें लिखते हैं, 3 पुस्तकें लिखते हैं। एक तो जैसलमेर का गुंडाराज, एक आजादी के दीवाने और एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये पुस्तकें आप जरूर लिख लेना। आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज या जैसलमेर का गुंडाराज और एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा, 3 पुस्तकें हैं। देखिए रघुनाथ सिंह थे जो इनके मित्र थे, जो यानी सागरमल गोपा के, और इनके ऊपर कोई मुकदमा चलाया गया था, केस चलाया गया था, तो उस मुकदमे पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। और आजादी के दीवाने तो वो अलग पुस्तक थी। और एक जैसलमेर में किस प्रकार उसको भाई कोई गुंडाराज है, भाई गलत शासन है, तो जैसलमेर के जो शासन पर एक पुस्तक लिखी थी, जैसलमेर का गुंडाराज। देखिए जैसलमेर रियासत ने इस प्रकार की जो पुस्तकें लिखने के बाद ये जो सागरमल गोपा पर या सागरमल गोपा के जैसलमेर प्रवेश पर बैन लगा दिया था, पाबंदी लगा दी थी, ठीक है। देखिए 1338 में, अक्टूबर 1338 में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम था अखेराज गोपा, ठीक है। देखिए जो गोपा परिवार था, इनको पहले काफी शक्तियां थी, काफी इनके पास पावर था। ये जो जैसलमेर के राजा का राज तिलक होता था, उस समारोह में भी ये गोपा परिवार वाले भाग लेते थे। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जो इस प्रकार की जानकारी। और फिर बाद में इनका किस प्रकार से इनके साथ गलत होता है। तो 1938 में अक्टूबर में इनके पिता अखेराज की मृत्यु होती है। उस समय में भी इनको जोधपुर में नहीं आने दिया जाता है। हालांकि फिर कहा जाता है, ऐसी जो बातें हैं कि भाई जो अंग्रेजों से फिर बाद में पूछते हैं, अनुमति लेते हैं, और फिर इनको जो फिर 1941 के आसपास में जोधपुर में आने की अनुमति दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। अनुमति तो दी जाती है, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में डाल तो दिया जाता है, जेल में रहते हैं। देखिए 3 अप्रैल 1946 की बात है, जेल में इनको जिंदा जला दिया गया था, ठीक है। 3 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा की बात है भाई, जवाहर सिंह नहीं, यानी जवाहर सिंह के समय की बात है, लेकिन सागरमल गोपा की हम बात कर रहे हैं। तो 3 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया था। हालांकि एक दिन बाद में यानी 4 अप्रैल को सागरमल गोपा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 3 अप्रैल 1946 को जलाया गया था, जिंदा जलाया गया था, और अगले ही दिन 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा की मृत्यु हो जाती है। ये जो घटना थी, ये इस प्रकार की भाई एक स्वतंत्रता सेनानी को जिंदा जला दिया जाता है, तो इससे राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है, लोगों में आक्रोश उत्पन्न होता है, विरोध शुरू करते हैं सरकार का। और जो देखिए फिर इनके लिए एक जो कमीशन बनाया गया था, एक जांच आयोग बनाया गया था, गोपाल स्वरूप पाठक, ठीक है। सागरमल गोपा की जो हत्या की जांच के लिए एक कमीशन बनाया गया था, एक आयोग बनाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। देखिए ये इंपॉर्टेंट जो बातें हैं ये सागरमल गोपा की, कि सागरमल गोपा की पुस्तकें निम्नलिखित में तो कौन सी हैं? जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और ये 3 पुस्तकें इनकी है सागरमल गोपा की। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? तो जैसलमेर रियासत से है। गोपाल स्वरूप पाठक जो आयोग है, किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या की जांच के लिए बनाया गया था? तो सागरमल गोपा की हत्या की जांच के लिए बनाया गया था। सागरमल गोपा की हत्या की जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था, कौन सा आयोग बनाया गया था? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया गया था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में आते हैं,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वजह से जवाहर सिंह के समय में सागरमल गोपा की जो घटना है वो भी याद रखनी चाहिए। देखिए 1986 में 1986 में सागरमल गोपा पर 50 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया था। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि सागरमल गोपा किस रियासत से संबंधित है। जैसलमेर रियासत से। सागरमल गोपा की 3 पुस्तकें, जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। और जो सागरमल गोपा पर डाक टिकट जारी कब किया गया था? 1986 में जारी किया गया था। ठीक है, और जो सागरमल गोपा की हत्या की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग बनाया गया था। गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या के लिए बनाया गया था या जांच के लिए बनाया गया था? तो सागरमल गोपा की हत्या की जांच के लिए बनाया गया था। ये बात होती है अपनी जैसलमेर के इतिहास की। जैसलमेर के भाटियों की कंप्लीट जो इतिहास अपन कर लिए हैं। अब देखिए अपन करौली का इतिहास भी पढ़ लेते हैं। करौली का इतिहास ज्यादा नहीं है। जो राजा है, थोड़ा थोड़ा इतिहास है सभी राजाओं का, एक एक दो दो फैक्ट है, तो उनकी अपन बात कर लेते हैं। वो अपन शुरू में बात कर लिया है कि भाई करौली में जादौन शाखा का शासन रहा था। यदुवंशी जादौन शाखा का शासन रहा था। यादव वंश का शासन रहा था। यादव वंश की शाखा कौन सी थी? जादौन शाखा। देखिए करौली में यादव वंश की जादौन शाखा का शासन रहा था। वापस लिख लेना। ठीक है, इस शुरुआत में मथुरा की साइड रहते थे। ठीक है, जो मथुरा वाला जो क्षेत्र था, भगवान श्री कृष्ण का जो एरिया, वो मथुरा वाला, तो मथुरा वाले क्षेत्र में रहते थे। तो इनकी जो शुरुआत में जो शाखा थी, सूरसेन वाली शाखा थी, सूरसेन शाखा थी। ठीक है, सूरसेन शाखा कहलाती। पहले इनकी मथुरा राजधानी थी। ये बात इनकी स्टार्टिंग वाली है। मथुरा वाले क्षेत्र में रहते थे, मथुरा इनकी राजधानी थी शुरुआत में, और सूरसेन इनकी शाखा कहलाती थी। अब बात आती है जो पहले इनका जो शासक बनता है, विजयपाल की बात आती है। ठीक है, विजयपाल 1040 ईस्वी में बयाना की तरफ आता है मथुरा से, और बयाना को अपनी राजधानी बनाता है। जो भरतपुर वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, शुरुआत की बात कर रहे हैं। वैसे पढ़ अपन करौली का इतिहास रहे हैं। तो विजयपाल 1040 ईस्वी में भरतपुर वाले क्षेत्र में आता है और बयाना पर आकर अधिकार करता है और बयाना को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, ये बात आपका ध्यान रखनी चाहिए। शुरुआत में कहां पर आते हैं और पहली जो राजधानी किसको बनाते हैं, किस क्षेत्र को बनाते हैं। विजयपाल एक यानी किला बनवाता है, विजय मंदिरगढ़। विजयपाल विजय मंदिरगढ़ किला बनवाता है खुद के नाम से। एक किला बनवाता है जिसका नाम रखा जाता है विजय मंदिरगढ़। अब ये बात इसकी हो चुकी है। जो अगला राजा बनता है तिमनपाल बनता है। देखिए तिमनपाल है, ये तिमनगढ़ को राजधानी बनाता है। ठीक है, तिमनपाल अपने नाम पर एक जो क्षेत्र बसाया होगा, और जो तिमनगढ़ को जो बसाता है, तो तिमनगढ़ को राजधानी बनाता है। देखिए ये तिमनपाल का एक फैक्ट है। तिमनगढ़ को राजधानी कौन बनाता है? तिमनपाल। तिमनपाल ने किसको राजधानी बनाया? तिमनगढ़ को। अब इस किले की एक और बात जो है, यह फैक्ट है। वैसे अपन किले पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। इस किले में एक कुआं है, ननद बोझाई का कुआं। ठीक है, जो तिमनगढ़ वाला जो किला है, ठीक है, तिमनगढ़ किले में ननद बोझाई का कुआं है। यहाँ पर किला भी है और इस किले में ननद बोझाई का कुआं है। देखिए अब जो नेक्स्ट शासक बनता है कुंवरपाल शासक बनता है।
कुंवरपाल का एक फैक्ट लिखना है कि इसको मोहम्मद गोरी ने हराया था। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार मैं आपको बताता हूं कि जो कुंवरपाल के समय में जो मोहम्मद गोरी आता है और मोहम्मद गोरी कुंवरपाल से युद्ध करता है, कुंवरपाल मोहम्मद गोरी से लड़ाई लड़ता है और मोहम्मद गोरी कुंवरपाल को हरा देता है। ठीक, ये ध्यान रख लेना आपको, सामान्य सी बात है। अब बात आती है अर्जुन पाल की। देखिए अपन डायरेक्ट पढ़ते हैं, अर्जुन पाल को छोड़कर एक जो शासक पढ़ते हैं धर्मपाल सेकंड। धर्मपाल सेकंड ने 1650 ईस्वी में करौली को राजधानी बनाया था। करौली को पहले कल्याणपुर कहा जाता था और कल्याणपुर की स्थापना अर्जुन पाल करता है। अपन धर्मपाल सेकंड के समय में ही ये बात कर लेते हैं, लेकिन अपन पहले अर्जुन पाल की ही बात क्यों ना कर ले, या अर्जुन पाल की ही बात कर लेते हैं धर्मपाल सेकंड से पहले। तो ये कल्याणपुर की स्थापना करता है। ये कल्याणपुर को बसाता है अर्जुन पाल, ठीक है, जो आगे चलकर या कालांतर में करौली कहलाया था कल्याणपुर। ठीक, ये बात हो गई। अब बात आती है धर्मपाल सेकंड की। मैं इसको मिटाता हूं। बात कर रहे हैं धर्मपाल सेकंड। अब आपको ये लिखना है, पहले आप अर्जुन पाल के समय में, यानी ये पूरा जो वाक्य लिखना चाहो तो लिख लेना कि 1348 में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर की स्थापना की। ठीक है, 1348 में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर की स्थापना की थी, जो कालांतर में या जो आगे चलकर करौली कहलाया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं धर्मपाल की कि 1650 ईस्वी में एक करौली को राजधानी बनाता है। यहाँ पे भी लिख लेना, थोड़ा सा याद सही तरीके से। 1650 ईस्वी में करौली को राजधानी बनाता है। करौली को पहले कल्याणपुर कहा जाता था। ठीक है, करौली को पहले कल्याणपुर कहा जाता था। तो वैसे अपन पहले बात कर लिए अर्जुन पाल की। 1348 में कल्याणपुर की स्थापना करता है अर्जुन पाल और आगे चलकर जो कल्याणपुर करौली कहलाता है। ये बात धर्मपाल सेकंड की हो चुकी है। अब बात करते हैं गोपाल पाल की। देखिए गोपाल पाल के बारे में एक याद जो फैक्ट रखने वाला है, अपन पहले बात कर चुके हैं हुरुडा सम्मेलन की। गोपाल पाल एक प्रकार से गाय पालने वाला, एक जो भगवान कृष्ण के जो वंशज थे। ठीक है, तो गो पालने वाले, गाय पालने वाले, तो एक गोपाल गाय वाय रखता था, तो इसका नाम गोपाल था। तो यहाँ पे 2 बार पाल लगाता है। ठीक है, गोपाल अकेला नाम अच्छा नहीं लगता, अर्जुन पाल, धर्मपाल इस प्रकार के राजा बन रहे थे, नाम रख रहे थे, तो फिर गोपाल भी अपने नाम के आगे एक पाल और लगा लेता है। ठीक है, तो गोपाल पाल का एक जो फैक्ट है ये याद रखना, अपन पहले बात कर चुके हैं। 1734 में हुरुडा सम्मेलन होता है। हुरुडा सम्मेलन में गोपाल पाल जाता है या भाग लेता है। ठीक है, करौली में ये मदन मोहन जी का मंदिर बनवाता है। ठीक है, करौली में मदन मोहन जी का मंदिर का निर्माण करवाता है गोपाल पाल। देखिए ये जो मदन मोहन जी का मंदिर है, गोड़े संप्रदाय का मंदिर है। गोड़े संप्रदाय का मंदिर राजस्थान के जयपुर में भी है। गोविंद देव जी का मंदिर गोड़े संप्रदाय बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, सवाई जयसिंह के द्वारा या सवाई जयसिंह के समय में गोविंद देव जी मंदिर जयपुर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये जो बात है, देखिए वापस एक बार करौली वालों में गोपाल पाल की वापस बात कर ले। देखिए गोपाल पाल की बात करें अपन तो गोपाल पाल हुरुडा सम्मेलन जो 1734 में हुआ था तो उसमें भाग लेता है। करौली में मदन मोहन जी के मंदिर का निर्माण करवाता है। मदन मोहन जी का मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। गौड़ीय संप्रदाय का ही मंदिर राजस्थान के जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है। सवाई जयसिंह के
द्वारा सवाई जय सिंह के समय में यानी गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया गया था, और जो जयपुर के राजा अपने आप को गोविंद देव जी के दीवान मानते हैं। तो गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बंगाल में चलाया गया संप्रदाय था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट शासक की बात करते हैं, हरबख्शपाल। देखिए, गोपाल पाल के बाद में हरबख्शपाल जो राजा बनता है 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर लेता है। 1817 में कोटा भी संधि करता है। ठीक है, हरबख्शपाल के समय में 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि की जाती है करौली की, और 1817 में ही कोटा भी अंग्रेजों से संधि करता है। ज्यादातर रियासतें 1818 में करती है और 1803 में अलवर करता है, और 1817 में कोटा और करौली संधि करते हैं अंग्रेजों से। अब बात आती है नरसिंहपाल की। देखिए, नरसिंहपाल आगे राजा बनता है हरबख्शपाल के बाद में। अब जो बात है नरसिंहपाल की, थोड़ी सी आप समझने की कोशिश करना। नरसिंहपाल की 1852 में मृत्यु हो जाती है। 1852 तक नरसिंहपाल जो था ये राजा रहता है। 1852 में जब मृत्यु हो जाती है तो इस समय इसके कोई संतान नहीं थी, इसके कोई औलाद नहीं थे, इसके कोई बेटा नहीं था, इसके कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ये भरतपाल को गोद लेता है। एक भरतपाल नाम का कोई बंदा था, अपने परिवार से होगा या कोई रिश्तेदारी में होगा, उसको गोद लेता है और अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। उस समय लॉर्ड डलहौजी यानी गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था उस समय। डलहौजी एक अलग ही प्रकार का या अलग ही किस्म का बंदा था। एक प्रकार से हड़प की नीति कह सकते हैं, या जो रियासतों को अपने पक्ष में, अपने जो क्षेत्रों में मिलाने की कोशिश करने वाला बंदा था। अलग किस्म का बंदा था, अलग ही टाइप थी इसकी सोच भी अलग ही प्रकार की थी। ये कैसे न कैसे चाहता था कि भाई रियासतों का विलय अपने अधिकार में कर लिया जाए, अपने क्षेत्रों में कर लिया जाए। अब नरसिंह की मृत्यु हो जाती है, नरसिंहपाल की मृत्यु हो जाती है। डलहौजी को ये लग रहा था भाई इसके औलाद नहीं है, तो गोद लेके उत्तराधिकारी बनाएंगे, भरतपाल को उत्तराधिकारी बनाएंगे। डलहौजी अनाउंसमेंट करता है, जो जिन रियासतों में जिन राजाओं के उत्तराधिकारी नहीं है, उन रियासतों का विलय हमारे क्षेत्रों में किया जाएगा। ठीक है भाई, जो रियासतें अंग्रेजों के द्वारा बनाई है वो तो हमारे क्षेत्रों में है। जिन रियासतों में राजा है वो अपने आप जो शासन चलाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन राजाओं के उत्तराधिकारी नहीं है उन रियासतों का विलय हमारे क्षेत्रों में करेंगे। अब भरतपाल के माइंड में ये चल रहा है, यार अपन तो कपड़े उपड़े सिलवा के बैठे हैं, राजगद्दी संभालते, और ये डलहौजी नाम का जो बंदा है यार, ये तो बदमाश आदमी है, अपना जो प्लान फेल कर दिया है। और जो एक करौली वाले थे, जो भरतपाल के जो समर्थक थे, वो धरना प्रदर्शन करते हैं, और फिर आगे जो अंग्रेजों का जो हेडक्वार्टर था वहां पर अर्जी लगाते हैं, शिकायत भेजते हैं, यार डलहौजी को वापस बुलाओ, या तो फिर इनको समझाओ ऐसे नहीं करना चाहिए, हम भी राजा बनते, राजगद्दी पे बैठते, शौक करते, लग्जरियस फील करते। तो फिर लॉर्ड डलहौजी के पास मैसेज भेजा जाता है हाईकमान से कि यार डलहौजी आप क्या कर रहे हो। तो डलहौजी कहता है भाई मेरा इस प्रकार का जो कानून है, एक प्रकार का जो कानून लाया हूँ, और इसके द्वारा जो एक कानून कहता है कि जिन राजाओं के औलाद नहीं है, या जिन राजाओं के या जिन रियासतों में उत्तराधिकारी नहीं है, उन रियासतों को विलय हमारी रियासतों में कर लिया जाता है। हाईकमान से मैसेज आता है डलहौजी के पास कि यार इस प्रकार से मत करो, जनता आक्रोशित होगी, फालतू में जूते पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, बाटे फेंकेगी जनता। और मैसेज आता है भाई आपको ऐसा फाइनल नहीं करना चाहिए और वहां पे राजा बनाना चाहिए। अब डलहौजी को लगा यार ये तो गलत हो गया, अपना जो प्लान है, अपनी बेइज्जती हो रही है, मैं अगर गवर्नर जनरल मेरी बात को नहीं माना जा रहा है। डलहौजी को लगा यार भरतपाल को तो राजा नहीं बनने दूंगा, चाहे और कोई राजा बन जाए। तो डलहौजी भरतपाल को तो हटाता है यहाँ से और मदनपाल को राजा बनाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा, ये नरसिंहपाल के बाद भरतपाल को राजा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डलहौजी राजा नहीं बनने देता है। डलहौजी अगला जो शासक घोषित करता है, अगला शासक नियुक्त करता है, मदनपाल को राजा बनाता है।
मदन पाल की थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं कि कोटा किस प्रकार से कोटा वालों को साथ देता है और किस प्रकार से एंग्लो इन दोनों के बीच में समझौते भी करवाता है। कुछ जगह पर अपन बात करेंगे, वैसे 1857 की क्रांति पढ़ेंगे उस समय में भी बात करेंगे। 1857 की क्रांति के समय कोटा का राजा था मदन पाल। सॉरी, कोटा का नहीं, करौली का। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय जो करौली का राजा था मदन पाल था। ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति के समय जब अपन पढ़ते हैं कोटा, तो कोटा का जो राजा था राम सिंह सेकंड, दोनों का ध्यान रख लेना, करौली का मदन पाल और कोटा का राम सिंह सेकंड। तो इस 1857 क्रांति के दौरान राम सिंह की अपन एक बात पढ़ते हैं, राम सिंह सेकंड की एक घटना पढ़ते हैं, बात पढ़ते हैं कि जो मेजर बर्टन की हत्या की गई थी, तो मेजर बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी के कागजों पर या डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाए गए थे, हस्ताक्षर करवाए गए थे, जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए थे राम सिंह सेकंड से। उन डॉक्यूमेंट्स में जो भी जिम्मेदारी थी वो राम सिंह सेकंड के ऊपर डाली जाती है, भाई राम सिंह सेकंड ने हत्या की है, और उन डॉक्यूमेंट्स पे, उन कागजों पर राम सिंह सेकंड के साइन करवाए जाते हैं। अब देखिए, इस जो जिम्मेदारी के कागजों पर साइन करवाए जाते हैं, तो ये लफड़ा हो गया, राम सिंह सेकंड के जेल जाने के काम हो गए एक प्रकार से, या नौबत आ गई जेल जाने की। तो राम सिंह सेकंड की मदद करता है मदन पाल। ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के राजा राम सिंह सेकंड की मदद मदन पाल करता है। ठीक है, अंग्रेजों और राम सिंह सेकंड के बीच में मदन पाल समझौता करवाता है, भाई आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, जो भी मामला है उसको बैठ के सल्टा लिया जाना चाहिए, जो भी सॉल्यूशन है वो निकाला जाना चाहिए, इस प्रकार से गलत है लड़ाई झगड़े करना। तो दोनों पक्षों के बीच में समझौता करवाता है मदन पाल, करवाता है अंग्रेजों और राम सिंह सेकंड के बीच में। हालांकि अपन आगे और पढ़ेंगे, 57 की क्रांति पढ़ेंगे, तब भाई राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी यानी तोपों की सलामी कम कर दी गई थी और मदन सिंह की तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी। मदन सिंह को 17 तोपों की सलामी दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा, मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी जाती है। ठीक है, वैसे अपन और बात कर लेंगे 57 क्रांति के समय। देखिए, ये बात हो चुकी है, ये जो कंप्लीट हो चुका करौली का इतिहास। एक बात और याद रखना है, मदन पाल के समय में 1865 की बात है, 1865 में इनके समय में मदन पाल के समय में स्वामी दयानंद सरस्वती भरतपुर आते हैं। ठीक है, ये लिख लेना पूरा वाक्य या सेंटेंस कि 1865 में स्वामी दयानंद सरस्वती मदन पाल के समय में करौली में आते हैं, भरतपुर नहीं करौली में, सबसे पहले करौली में आते हैं, जो राजस्थान में प्रथम बार आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, 1865 में स्वामी दयानंद सरस्वती मदन पाल के समय में करौली में आते हैं, जो राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रथम यात्रा थी। हालांकि फिर बाद में भाई राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये बात कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन पढ़ लिए हैं, जैसलमेर का इतिहास पढ़े हैं और करौली का इतिहास पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन भरतपुर का इतिहास कंप्लीट कर लेंगे और जो अपना जो राजवंश है ये लगभग अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।